जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान यानी कि कंप्लीट यूपी जीके हम इस क्लास में कवर करेंगे। यह एक मैराथन क्लास है। इसमें सभी चीज़ हमारी कराई जाएंगी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जैसे कि भौगोलिक स्थितियाँ, नदियाँ, उत्तर प्रदेश की नदियाँ, उत्तर प्रदेश की झीलें, उत्तर प्रदेश की वन संपदा, कृषि, पशुपालन और जितने भी उद्योग और परिवहन क्षेत्र है, और जितना भी आपके यानी कि जनजातियों से क्वेश्चन बनते हैं, योजनाओं से क्वेश्चन बनते हैं, प्रमुख जिला और उत्पाद, सभी टॉपिक इस वीडियो में आपके कवर होने वाले हैं। और हर एक एग्ज़ाम में जो भी यूपी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें 4 से 6 नंबर का इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। और ये सारी क्लास आपकी मैं बता दूं कि ये पॉइंटर क्लास होने वाली है, थ्योरी क्लास, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1950 में, ठीक है। इसी तरीके से हम देते चलेंगे। अब मैं इसमें लाता कि आपके 4 ऑप्शन लाता, फिर उसमें टिक कराता, तो भाई इतना टाइम नहीं है किसी को पढ़ने के पास, यानी कि कोई भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 4 ऑप्शन को देखे फिर करे। वो तो प्रैक्टिस सेट खुद ही लगा लेगा। एक बार थ्योरी पढ़ ली तो एक बार हम थ्योरी देखेंगे उत्तर प्रदेश की, पूरी कवर करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जिसने ये वीडियो लास्ट तक देख ली यूपी जीके का, उसका डर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 4 से 6 नंबर उसके पक्के हो जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है, ठीक है। पीडीएफ तो आपके पास ढेर होगी, पर ऐसे थ्योरी पढ़ाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा, ना आपको ऐसी थ्योरी मिलेगी, ठीक है। तो बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1950 में, ठीक है, उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता ही है, वो आपकी लखनऊ है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं, ठीक है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, ठीक है। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कि लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है, तो आप तुरंत बता दोगे 80 लोकसभा और 31 राज्यसभा, ठीक है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? आपकी हिंदी भाषा है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो राजकीय भाषा नहीं है, एक तरीके से भाषा जो मान ली गई है, अब मान्यता प्राप्त भाषा है, वो आपकी उर्दू है, ठीक है। वो एक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, उसको मैं आगे कराऊंगा। वो आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ये मत सोचना कि मैंने ऐसे ही बता दिया, वो आगे भी मिलेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ की जो राष्ट्रीय पशु है वो आपका बारहसिंगा है, राष्ट्रीय पक्षी सारस क्रेन है, राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका अशोक है, और राष्ट्रीय पुष्प आपका पलाश है, ठीक है। आगे देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश शहर को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वस्त्र उद्योग अधिक हैं, वस्त्र पर काम होता है यहाँ, वस्त्र से संबंधित यह शहर है कानपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है उत्तर भारत का? उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर को, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, ठीक है। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, ठीक है, मेरठ की बैरकपुर छावनी से, ठीक है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में स्थित नगर अयोध्या नगर जो है किस नदी के किनारे है? जो है सरयू नदी के किनारे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय 2001 में बना, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय कब बना है आपका? 2001 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि इस तरीके की जो मास्टर वीडियो होती हैं वो आप पर समय पर पहुंच जाएं और आप अपने जो एग्ज़ाम को एक अच्छी प्रगति और उन्नति की साइड ले जाओ, और आप एक ही वीडियो से आपके 4 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आपके लिए कोई बुरी बात नहीं है कि आप वीडियो देख लोगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि अगली वीडियो आप पर समय पर पहुंच जाए, ठीक है।
इसके बाद अब शुरू होता है उत्तर प्रदेश जीके। अब मैं नॉन स्टॉप चलूँगा लास्ट तक बिल्कुल। आपको जो भी सवाल है, क्वेश्चन है, मन में संशय है, सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको जवाब देगी और उसका आंसर भी, और आपकी जितने भी क्वेश्चन है उनका जवाब देगी, ठीक है। तो आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम था इसका संयुक्त प्रांत। ये कब से कब तक था संयुक्त प्रांत नाम इसका? 1937 से 1950 तक इसका नाम जो रहा है संयुक्त प्रांत रहा है। 1950 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी माना जाता है, 24 जनवरी 1950 को। तो तब से इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश पड़ा है 1950 से, ठीक है। उर्दू को कब, देखो ये आ गया क्वेश्चन, उर्दू को कब उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? तो 1989 ईस्वी में उर्दू को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ है? यानी कि राज्य पुनर्गठन कब हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य का? तो वो हुआ है 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत इसका पुनर्गठन हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश किस वर्ष में भारत गणराज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ हुई है? 1975 को, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ है, आपको पता ही होगा कि जो उत्तराखंड बना है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से कटकर, तो उसमें 13 जिले शामिल हुए हैं उत्तर प्रदेश के। 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को ये उत्तराखंड राज्य अपना अस्तित्व में आया है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है? तो थारू जनजाति जो है आपका तराई क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है। आगे देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की आपकी 80 सीटें हैं। इसके बाद है राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो खरवार जनजाति द्वारा, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे हम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बंटी क्वेश्चन होते हैं वो, तो आप उनको देख के ही कर लोगे। इनको बार बार रिवाइज करोगे ना आप, इस क्लास को आप 2 से 3 बार देख लोगे ना, तो आपका यूपी जी के ऐसे उंगलियों पर रट जाएगा, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा, यूपी जी के इससे बाहर नहीं आने का बिल्कुल भी। चाहे यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, यूपी एसआई का एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्ज़ाम हो, या आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, ठीक है। इससे बाहर आपका जाने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें संपूर्ण यूपी जीके को कवर किया गया है। तो इसमें देखेंगे लोकसभा में उत्तर प्रदेश से आरक्षित, लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आरक्षित हैं? 17। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? 31। बेगा जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में, बेगा या बोगा जनजाति भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो ये सोनभद्र जिले में निवास करती है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो पंचायती राज संशोधन अधिनियम 1994 ईस्वी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की विधायिका किस प्रकार की है? द्विसदनात्मक विधायिका है, ठीक है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री का नाम बताइए? तो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, ठीक है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में प्रथम विधायिका का गठन कब हुआ है? 1937 में। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है, पॉलिटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसको है? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जाता है पॉलिटी में भी। तो विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास, ठीक है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी होती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो वन हैं उनके अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है? 14,689 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 6.09% जो क्षेत्र का 09% यानी कि 6.09% आपका वनों के अंतर्गत आता है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ताजमहल कहाँ बना हुआ है? आगरा में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन हैं? तो उत्तर प्रदेश में शीतोष्ण वन भी पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं,
और पर्णपाती वन और कांटेदार वन, ये सभी पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपको इसमें एक ऑप्शन दे देगा, ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि सुंदरी वन क्या उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो सुंदरी वन जो पाए जाते हैं केवल सुंदरबन के डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में खानवा का युद्ध, प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था? 1527 ईस्वी में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो खानवा का युद्ध हुआ था तो वो खानवा स्थान किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद है उत्तर प्रदेश में कौन से प्रमुख वन्य जीव हैं, यानी कि कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? तो बाघ, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन, नीलगाय आदि, इस प्रकार से ये जो है प्रमुख वन्य जीव पाए जाते हैं। इसमें एक सींग वाला गैंडा नहीं पाया जाता, वो आपको ऑप्शन में दे देगा और वही आपका एक नंबर कटवा देगा। तो एक सींग वाला गैंडा आपका कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क, कहाँ? असम में। ठीक है, इसके बाद है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में। तो ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का चौखंडी स्तूप जो है ये आपका हिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? आपका सारनाथ में। इसके बाद है अकबर की रानी जोधाबाई का महल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जोधाबाई महल आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, उन क्षेत्रों को देखेंगे हम। तो उत्तर प्रदेश निम्न क्षेत्रों में प्रथम स्थान रखता है। कुल पशुधन में आपका पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, दूध उत्पादन में पहला स्थान है, आम उत्पादन में, आंवला उत्पादन में, कुल सिंचित क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, कुल नलकूप सिंचित क्षेत्र, यानी कि जो नलकूपों से भराई होती है, कृषि की सिंचाई होती है, उसमें भी आपका उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कुल नहर, यानी कि नहर भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जनसंख्या तो आपको पता ही है उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है। ठीक है, बैंक शाखाएं भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं, डाकघर भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं। जब जनसंख्या है ज़्यादा है तो डाकघर भी ज़्यादा होंगे, बैंक भी ज़्यादा होंगे और समाचार पत्र भी ज़्यादा बिकते होंगे, खाना भी ज़्यादा खाया जाता होगा, गेहूँ भी, गन्ना भी, आलू भी, मसूर भी ज़्यादा खाई जाती होगी और हल्दी भी, और पीपरमिंट, यानी कि पीपरमिंट की जो खेती होती है वो भी आपकी ज़्यादा होती है। कांची बालू और डायस्पोर, रेल मार्ग भी देखो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। ठीक है, कुल लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल लंबाई जो है आपकी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है वो। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थाएं। ठीक, शोध संस्थाएं पढ़ेंगे इसमें, और मैं बता दूं इसमें इसी प्रकार से आपके सारे टॉपिक में कवर करा दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखो आपको ये क्लास जो है ये पेड क्लास में भी आपको इतना कोई नहीं कराएगा जितना मैं करा दूंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका एक लाइक तो बनता है, और अपने कम से कम 10 दोस्तों को इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी उम्मीद तो करते हैं कि आप हमारा साथ दोगे, हमारी वीडियो को लाइक करोगे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, और आप कमेंट बॉक्स में भी बताओगे कि हमको कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि आपके कोई इसमें रुपया पैसा खर्च नहीं होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, अपने दोस्तों को शेयर करने में। तो आगे देखते हैं, चलो इसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान। सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सहारनपुर में। ठीक है, और सेंट्रल आलू रिसर्च सेंटर कहाँ है आपका? मेरठ में। ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका मथुरा में है। ठीक है, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान केंद्र, ये आपका खुर्जा में है। नेशनल अकादमी ऑफ स्टेटिस्टिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका? आगरा में। भारतीय दलहन अनुसंधान आपका कहाँ है? कानपुर में। सेंट्रल टेक्सटाइल, ये भी आपका कानपुर में है। इसके बाद है चीनी अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका कानपुर में है। इसके बाद है भारतीय चमड़ा अनुसंधान, ये भी आपका कानपुर में है। ठीक है,
JK कैंसर संस्थान, ये भी आपका कानपुर में है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, ये आपका गाजियाबाद में है। ठीक है, इनको भी आप याद कर लोगे। इसके बाद है कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है आपका? गाजियाबाद में है। इसके बाद है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये आपका इज्जतनगर बरेली में है। ठीक है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, ये आपका इज्जतनगर बरेली में है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये आपकी रायबरेली में है। ठीक है, पान अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है आपका? महोबा में। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? झांसी में। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोई में है। ठीक है, इसके बाद है केंद्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? इलाहाबाद में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? ये भी आपका इलाहाबाद में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी आपका इलाहाबाद में स्थित है। इसके बाद आगे देखेंगे हम, भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान वाराणसी में है। इसके बाद है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, कहाँ स्थित है आपकी? वाराणसी में। इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है वेजिटेबल रिसर्च, यानी कि जो सब्जियों की रिसर्च होती है वो आपकी वाराणसी में होती है। इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, ये आपकी लखनऊ में है। इसके बाद है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में है। इसके बाद है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, कहाँ है आपका? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है आपका? ये भी लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी, ये कहाँ है आपकी? ये भी लखनऊ में है। बीरबल साहनी लखनऊ में। ठीक है, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ये भी आपका लखनऊ में है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये भी आपका लखनऊ में है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम अनुसंधान अभिविकल्प एवं मानक संगठन, ये आपका कहाँ है? ये भी आपका लखनऊ में है। इसके बाद है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, कहाँ है आपका? झांसी में। इसके बाद है बेबीगिरी इंस्टीट्यूट, कहाँ है? लेबर इंस्टीट्यूट आपका नोएडा में। ठीक है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संप्रदा संरक्षण अनुसंधानशाला कहाँ है आपकी? लखनऊ में। तो जो भी आपको लगे कि थोड़ी अटपटी सी है तो वो आपकी लखनऊ लगा के आ जाना, आपका सही आंसर होगा। ठीक है, लखनऊ या कानपुर, ये सबसे ज़्यादा अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपके? तो कानपुर और लखनऊ में ही है। ठीक है, न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र, ये आपका कहाँ है? ये आपका लखनऊ में है। गोविंद बल्लभ पंत, ये आपका इलाहाबाद में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु उद्योग विकास संस्थान, ये आपका नोएडा में है। अब इसके बाद आती है आपकी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, नदियाँ देखेंगे हम। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं उसमें सबसे पहले आती है आपकी रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, रामगंगा नैनीताल जनपद के समीप इसका उद्गम स्थान है। ठीक है, इसका प्रमुख प्रवाह क्षेत्र है आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहती है, और इसकी लंबाई जो है कुल 590 किलोमीटर है। किसकी? रामगंगा की। ठीक है, इसके बाद दूसरी नदी आती है आपकी गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम स्थल है पीलीभीत जनपद। ठीक है, और पीलीभीत जनपद इसका उद्गम स्थान है, और इसकी जो लंबाई है वो 940 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसकी सहायक नदी है सई, जोमकाई, बन्ना, गच्छई, चूहा। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट नदी गंगा नदी। तो ठीक है, गंगा नदी हमारी जो राष्ट्रीय नदी भी है। ठीक है, उद्गम स्थल है इसका केदार चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान, 6600 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित हिमानी है जहाँ से गंगा नदी निकलती है। प्रमुख क्षेत्र है इसका अववाह क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ से होकर ये बहती है। इसके बाद है इसकी लंबाई 2655 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है गंगा नदी की अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है,
कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। इसके बाद है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपुष्ट के पश्चिमी ढाल के जमुनोत्री यानी कि यमुनोत्री नामक स्थान से 6315 किलोमीटर यानी कि मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है। ठीक है, कौन? यमुना नदी। इसका प्रभाव क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। यमुना नदी का इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी है गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन। ये सभी आपकी यमुना नदी की सहायक नदी हैं। इसके बाद आती है केन नदी। केन नदी का उद्गम स्थान है सताना जनपद, मध्य प्रदेश की कैमूर पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र है आपका मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी उत्तरी प्रदेश, उत्तर प्रदेश में होकर बहती है। 360 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसके बाद आती है गंडक नदी। गंडक नदी का जो उद्गम स्थान है तिब्बत, नेपाल, चीन सीमा पर धौलगिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, प्रमुख प्रदेश क्षेत्र जहाँ से यह होकर बहती है नेपाल के शालिग्रामी नामक, उत्तर प्रदेश बिहार सीमा रेखा। ठीक है, बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर बहती है कौन? गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी की जो लंबाई है 300 किलोमीटर है जो कि भारत में है। ठीक है, बाकी यानी कि उत्तर प्रदेश में जो केवल 300 किलोमीटर ही बहती है। ठीक है, सहायक नदी इसकी काली गंडक, त्रिशूल गंगा। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी राप्ती गंगा। तो राप्ती गंगा ये कहाँ से निकलती है? रुकमकोट, नेपाल से। इसका प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश। 640 किलोमीटर गंडक जो राप्ती नदी है इसकी लंबाई है। इसके बाद आती है घाघरा या सरयू नदी। ठीक है, तो घाघरा सरयू नदी के किनारे आपका प्रमुख शहर एक है अयोध्या बसा हुआ। ठीक है, तो इसमें ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर के समीप भाटचायुंग गर राकसताल से ये निकलती है। ठीक है, इसका प्रमुख प्रवाह क्षेत्र है नेपाल, उत्तर प्रदेश। 1080 किलोमीटर सरयू नदी की लंबाई है। इसकी जो सहायक नदी हैं वो आपकी हैं राप्ती, शारदा, छोटी गंडक इसकी सहायक नदी है। इसके बाद आती है आपकी शारदा नदी या काली नदी। ठीक है, तो तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हिमनद से शारदा नदी निकलती है। इसका प्रमुख प्रवाह क्षेत्र है उत्तराखंड। इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर शारदा नदी की। और शारदा नदी की जो सहायक नदी हैं धर्या, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, उल, हिमनद, चोका, दहावर, सहेली। ठीक है, इसकी सहायक नदी है। इसके बाद आती है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश के मऊ के समीप विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी। ठीक है, इसका उद्गम स्थान है किसका? चंबल नदी का। ठीक है, इसका प्रमुख प्रवाह क्षेत्र है मध्य प्रदेश का थार और उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जनपद, मुरैना जनपद और उत्तरी सीमा, और राजस्थान के कोटा, बूंदी, धौलपुर जनपद से बहती है कौन सी? चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी की जो लंबाई है 966 किलोमीटर है इसकी लंबाई है। और चंबल नदी की जो सहायक नदी है काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, शिप्रा और दूधी नदी इसकी किसकी? आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद आती है स्वर्ण या सोन नदी। ठीक है, स्वर्ण नदी जो है इसका उद्गम स्थान है आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से, सोनभद्र जनपद से निकलती है। ठीक है, इसके बाद है प्रमुख क्षेत्र इसका जहाँ से बहती है उत्तर प्रदेश की सीधी और रीवा जनपद, बिहार के पलामऊ, औरंगाबाद और भोजपुर जनपद से बहती है। 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, किसकी? आपकी स्वर्ण नदी की। स्वर्ण नदी की जो सहायक नदी है वो आपकी महानदी, बांस, गोफ्त, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयल, कांगार, घग्गर इसकी जो है सहायक नदी है। इसके बाद है बेतवा नदी। बेतवा नदी का जो उद्गम स्थान है वो आपका रायसेन जनपद, मध्य प्रदेश के कुमार गांव के समीप विंध्य पर्वतमाला से है। ठीक है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है आपका जो मध्य प्रदेश से भोपाल से और झांसी, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से ललितपुर से होकर बहती है। ठीक है, लंबाई इसकी 480 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है धसान और बीना। ठीक है, इस प्रकार से आपकी नदी कंप्लीट हो गई है। इसमें लेकर आया हूँ मैं आपके लिए अगला टॉपिक आपका होने वाला है झील। तो ठीक है, आपने अभी तक लाइक नहीं करा हो तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और इस वीडियो की जो आपको पीडीएफ
ले लेना। चलो मैं PDF भी आपको बता दूंगा लास्ट में कैसे डाउनलोड करनी है, और मैं बता दूं कि PDF से अच्छा आप इस क्लास को बार बार रिवाइज करें, ठीक है। 2 से 3 बार में आप रिवाइज कर लोगे ना इस क्लास को पूरी को, तो आपकी ये चुटकियों में याद हो जाएगा, ठीक है। पूरा UPGK आपका उंगलियों पर रट जाएगा, ठीक है। आपके जो सामने को चीज़ जाएगी निकल कर, और मैं बताता जाऊंगा वीडियो में, तो वो आपकी चीज़ जल्दी याद होगी, ठीक है। जैसे मूवी देखते हैं ना, इस प्रकार से ये आपकी क्लास होने वाली है, तो इस प्रकार से ये आपकी याद रहेगी एग्ज़ाम तक। मैं चाहता हूँ आपके 4 से 5 नंबर एक ही वीडियो से कवर हो जाए, ठीक है। तो एक ही क्लास में आपके 4 से 5 नंबर आज दिलाने का मैं वादा करता हूँ, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, पूरे जोश के साथ, ठीक है। पार्वती और आगराताल कहाँ है आपकी? गोंडा जिले में स्थित है। जिगरो सिरासी जलाशय टांडी धरती ताल ये आपकी मिर्ज़ापुर में है। भुगेताल बिसेथा ताल ये आपकी रायबरेली में है। लिल्लोड़ झील बरेली में है। रामगढ़ ताल और चितुबा ताल ये आपकी गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में। बखीरा झील ये आपकी संत कबीर नगर में है। करेला और इतोजा झील ये आपकी लखनऊ में है। देखो करेला झील भी आपने कभी नाम सुना होगा, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नवाबगंज झील कुंदरा समुद्र ये आपकी उन्नाव में है। प्रयाग झील ये आपकी बहराइच में है। बड़ा ताल आपकी शाहजहाँपुर में है। ठिठोरा झील मयूर ताल ये आपकी फतेहपुर में है। इसके बाद है बेती अजगरा व नायका झील आपकी प्रतापगढ़ में है, ठीक है। सुरहा ताल ये आपकी बलिया में है। और कीमठ ताल ये आपकी आगरा में है। इसके बाद है शेख झील, यानी कि शेख झील भी आपकी कहाँ होगी? ये अलीगढ़ में है, ठीक है। अली शेख ऐसे याद रखेंगे आप, अली शेख थे। उसके बाद है राम मोती की माला पहनते थे, ठीक है। मोती झील जो है आपकी रामपुर में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर शुक्रताल। रामताल ये आपकी मेरठ में है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत ये आपकी सोनभद्र जिले में है। अलबरा झील ये आपकी विदेशी पक्षी, यानी कि आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदेशी पक्षियों का आगमन जो है किस झील में होता है और किस राज्य में वो झील स्थित है। तो वो आपके उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में अलबरा झील है, जहाँ विदेशी पक्षियों का आगमन होता है, ठीक है। इसके बाद है बलहापारा ये आपकी कानपुर में है। लक्ष्मीताल और बरुआ सागर ये आपका झांसी में है। सागर ताल ये आपका बदायूं में है। इसके बाद है औंधी ताल ये आपका वाराणसी में है। इसके बाद है राजा का बांध लोधी व भोजपुर ताल ये आपका सुल्तानपुर में है, ठीक है। नोह झील ये आपकी मथुरा में है। दरवन झील ये आपकी फैजाबाद में है। मदन सागर ये आपकी महोबा में है, ठीक है। भीखा झील ये आपकी इटावा में है। इसके बाद है सीताकुंड मिश्रिक और चक्रकुंड ये आपकी सीता चक्र ये आपकी सीतापुर में है। इसके बाद है सीताकुंड भरतकुंड ये आपकी अयोध्या में भी है। तो यानी कि अयोध्या और सीतापुर में मिश्रित झील भी कौन सी है आपकी? सीताकुंड। राधाकुंड श्यामकुंड गोविंद कुंड मानसी कुंड, यानी कि जितने भी ये आपके मथुरा वृंदावन टाइप के जो नाम होते हैं ये सभी आपके मथुरा में मिलेंगी ये झील, ठीक है। पंगेली फुलहर गोमती झील ये आपकी पीलीभीत में है, ठीक है। दहर झील भिजवान झील ये आपकी हरदोई में है। देवरिया ताल ये आपकी कन्नौज में है। इस प्रकार से आपका झील वाला टॉपिक भी पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है आपका प्रमुख बांध, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख बांध हैं, तो वही इस टाइप से मैं टाइप कर लाया हूँ कि पहले बांध, फिर उसकी नदी होगी, फिर स्थान होगा, ठीक है। तो हम पहला बांध पढ़ने जा रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये रिहंद बांध भी इसको कहते हैं। ये आपकी रिहंद नदी पर है, पीपरी सोनभद्र में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद है राजघाट बांध, ये बेतवा नदी पर है और ललितपुर में स्थित है। इसके बाद है गोविंद सागर बांध, ये आपका शहजाद ललितपुर में है। इसके बाद है मोदहा बांध, ये बिरमा हमीरपुर में है, ठीक है। रामगंगा बांध ये रामगंगा नदी पर है, धामपुर में स्थित है। काठी बांध ये रामगंगा नदी पर है और बिजनौर में स्थित है, ठीक है। अरोरा बांध ये आपका गराई और मिर्ज़ापुर में स्थित है, यानी कि गराई नदी पर है और मिर्ज़ापुर में। इसके बाद ओबारा बांध ये आपका रिहंद नदी पर है, ये भी सोनभद्र में है, ठीक है। सजनाम बांध ये सजनाम
नदी पर है और ललितपुर में स्थित है। मेजा बांध ये बेलन नदी मिर्ज़ापुर में स्थित है। इसके बाद है माता टीला बांध, ये आपका बेतवा नदी में और झांसी में स्थित है, बेतवा नदी पर झांसी में। इसके बाद है परीक्षा बांध, ये बेतवा नदी और झांसी में स्थित है। इसके बाद है आपका अर्जुन बांध, ये अर्जुन नदी पर है और महोबा में स्थित है। इसके बाद है रोहिणी बांध, ये रोहिणी नदी पर है ललितपुर में। फिर है जामनी बांध, ये जामनी नदी पर ललितपुर में स्थित है। इसके बाद है सुकमा डुकमा बांध, ये आपका बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। सुकमा डुकमा बांध ये आपका बेतवा नदी झांसी पर स्थित है, बेतवा नदी झांसी में है। इसके बाद है शहजाद बांध, शहजाद नदी ललितपुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद है कालागढ़ बांध, ये रामगंगा नदी पर कालागढ़ में स्थित है, ठीक है। पथराई बांध ये आपकी पाथरी और सुनखई नदी पर स्थित ये बांध है, ये झांसी में है। चंद्रप्रभा बांध ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पर किस जिले में है? चंदौली जिले में, ठीक है। झलारपुर बांध ये आपकी करदिया महोबा में है, करदिया नदी महोबा में, ठीक है। कनहर बांध ये कनहर नदी पर है सोनभद्र में, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये सभी बांध कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका उत्तर प्रदेश की सिंचाई। सिंचाई से संबंधित जो आपकी नहर है, ठीक है, तो गुरसराय नहर और मंदर नहर माता टीला बांध से निकली है, ठीक है। लक्ष्मी बांध से निकलने वाली दो प्रमुख नहरें हैं, यानी कि गुरसराय नहर और मंदर नहर, माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध इसको भी कहा जाता है, वहाँ से ये दोनों नदियाँ निकली हैं, ठीक है। इस प्रकार से है ये। इसके बाद है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जो केन नहर परियोजना में शामिल है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा केन नहर परियोजना में कौन कौन से दो राज्य शामिल हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद है हाथीकुंड बैराज, ताजेवाला बैराज, ताजेवाला बैराज किसे कहा जाता है? हाथीकुंड बैराज को। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो हीराकुंड बैराज जो है इसमें कितने राज्य शामिल हैं, कितने राज्यों की ये प्रमुख परियोजना है? तो 5 राज्यों की, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है बाणसागर बांध एवं नहर परियोजना 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की सिंचाई से संबंधित क्वेश्चन है, आपकी ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं बंटिक, ठीक है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरयू नहर परियोजना कब निर्माणाधीन है? तो ये आपकी 1977 और 1978 के बीच, ठीक है। सरयू नहर परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना 2012 में घोषित किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय परियोजना 2012 में किसको घोषित किया गया है? सरयू नहर परियोजना को, ठीक है। देश में उत्तर प्रदेश की कुल कृषि का सिंचित प्रतिशतता की दृष्टि से तीसरा स्थान है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि सिंचित प्रतिशतता कितनी है? तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित भूमि के 5% भूभाग की सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई नहरें रायबरेली ज़िले में है, ठीक है। कितनी लंबाई है नहरों की रायबरेली ज़िले में? 2843 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की सबसे कम लंबाई नहर किस जिले में है? अमरोहा में, 52 किलोमीटर केवल, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन 1930 के आसपास शुरू हुआ था, ठीक है। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन 1930 में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में की जाने वाली सिंचाई का सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है, यानी कि नलकूपों द्वारा सिंचाई किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है? यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में सिंचाई का जो साधन है सबसे ज़्यादा किससे सिंचाई की जाती है? नलकूपों के द्वारा। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना सन 1985 से शुरू की गई है,
ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल हम देखेंगे इसमें, मंदिर, पुरातत्व, स्मारक, साइट्स सब देखेंगे इसमें। तो इसमें आपके मैं बता दूं कि प्रमुख स्थान जो उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल हैं, मथुरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, वाराणसी, सारनाथ, जौनपुर, मेरठ, बहराइच, सीतापुर, फैजाबाद, मिर्ज़ापुर, कुशीनगर, गोंडा, आगरा, लखनऊ, हरदोई, कौशाम्बी, बुलंदशहर, कानपुर, मथुरा। तो इस प्रकार से ये आपके सभी जो ज़िले हैं जहाँ आपके पर्यटक स्थल हैं, और इनके बारे में हम देखेंगे अब कि किस ज़िले में कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं। ठीक है। तो सबसे पहला आता है मथुरा। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है, द्वारिकाधीश मंदिर है, विश्राम घाट है, केसी घाट है, बांके बिहारी मंदिर, गोविंद देव मंदिर, मदन मोहन मंदिर, रंगनाथ जी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, राधा कुंड, संकेत, हरिदेव जी का मंदिर, दान घाटी, ब्राह्मण घाट, दाऊ जी का मंदिर, प्रेम मंदिर, ये सभी आपके जो हैं, ये सभी आपके मथुरा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनको अच्छे से देख लेंगे आप एक बार और। ठीक है, और पूरी क्लास को एक बार ज़रूर रिवाइज करना, यानी कि इसे पढ़ने के बाद एक बार और रिवाइज कर लेना, तो आपकी बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही चीज़ एकदम सेफ हो जाएंगी दिमाग में। और आपका जो एग्ज़ाम है उसमें 4 से 5 नंबर का जो यूपीजी का आता है वो एकदम 1 टिक में ही आपका सही जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा पर्यटक स्थल है आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद में संगम है, आपको पता ही होगा, गंगा यमुना का वहाँ संगम है। ठीक है। और संगम के बाद है गुलाबली घाट, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद किला, कड़ा। इसके बाद है अशोक स्तंभ, स्वराज भवन, आनंद भवन, गढ़वा, हनुमान मंदिर, इलाहाबाद संग्रहालय। ठीक है, ये सभी आपके इलाहाबाद के पर्यटक स्थल हैं। इसके बाद आता है गाजियाबाद, तो गढ़मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर, गढ़मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर आपका गाजियाबाद में है, गंगा मंदिर, मीराबाई की रेती, ब्रज घाट, और ये आपका झारखंडेश्वर मंदिर, कल्याणेश्वर मंदिर, ये सभी आपके कहाँ हैं, आपके गाजियाबाद में। इसके बाद आता है वाराणसी। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर जो आपका प्रसिद्ध मंदिर है, और भारत माता मंदिर, दूध का कर्ज मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, साक्षी गणेश मंदिर, काशी विशालाक्षी मंदिर, केदारेश्वर मंदिर, ये आपका वाराणसी में है। विष्णु चरण पादुका, भैरव मंदिर, सीता मंदिर, मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर, विंध्याचल मंदिर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारत कला भवन, वाराणसी धूप घाट, ये सभी आपके जो पर्यटक स्थल हैं ये आपके वाराणसी में स्थित है। ठीक है। सारनाथ में क्या है, सारनाथ संग्रहालय, अशोक स्तंभ जो सारनाथ में है, धर्मराज जी का स्तूप, मूलगंध कुटी विहार, चौखंडी स्तूप, ये भी आपका सारनाथ में है, डियर पार्क, ये भी आपका, धार्मिक स्तूप, चौखंडी स्तूप, और अशोक स्तंभ, धर्मराज जी का स्तूप, ये सभी स्तूप भी आपके सारनाथ में है। इसके बाद आता है जौनपुर में अटाला मस्जिद है, जामी मस्जिद है, झिझरी मस्जिद, लाल दरवाज़ा मस्जिद, ये सभी आपका जौनपुर में पर्यटक स्थल हैं। इसके बाद है मेरठ, पांडव किला, लक्षागृह जिसको कहा जाता है, शहीद स्मारक, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, शाहपीर मकबरा, सेंट जॉन चर्च, नंगली तीर्थ, सूरज कुंड, जामा मस्जिद, अबू मकबरा, विक्टोरिया पार्क, कालीपटन मंदिर, पंजाब रेजिमेंट गुरुद्वारा, कंपनी बाग, माल रोड, शहीद स्मारक मॉल रोड। ठीक है। 20 शिलालेख, जैन श्वेतांबर मंदिर, हसनापुर तीर्थ, रोमन कैथोलिक चर्च, द्रौपदी की रसोई, हसनापुर अभ्यारण्य, सरधना बेगम का महल, और रेस कोर्स, ये सभी आपके मेरठ में स्थित पर्यटक स्थल हैं। ठीक है बात। इसके बाद देखेंगे हम बहराइच। बहराइच में है चिंतूर झील, जंगलीनाथ मंदिर, सीता दोहर झील, कैलाशपुरी बांध, और कतरनी अभ्यारण्य, ये सभी आपके बहराइच में देखने को मिलेंगे। इसके बाद है सीतापुर में नेमिशरण्य और हरगांव, ललिता देवी मंदिर, बिरसवाबड़ी, ये सभी आपके सीतापुर में है। फैजाबाद में देखेंगे आप
गुलाबबाड़ी, कलकत्ता किला, गुप्तार घाट, ऋषभदेव राजघाट, ये आपके फैजाबाद में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आता है उद्यान। उद्यान आपके मिर्ज़ापुर में, यानी कि मिर्ज़ापुर में क्या है आपका टांडा जलप्रपात और लोहिया याद है। इसके बाद है कुशीनगर में आपका निर्वाण स्तूप, परिनिर्वाण मंदिर, ये सभी आपके कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, गोंडा जिले में आपका जमदाग्नि कुंड और दुखहरनाथ मंदिर और पृथ्वीनाथ मंदिर, ये सभी आपके गोंडा में स्थित है। इसके बाद है आगरा में आपका आगरा का ताजमहल आपको पता ही होगा, फतेहपुर सीकरी, लाल किला, जोधाबाई का महल, सिकंदरा जामा मस्जिद, एकमादुद्दौला का मकबरा, चीनी का रोजा, मेहताब बाग, दयाल बाग, ये सभी आपके आगरा में है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लखनऊ। लखनऊ में घंटाघर, चारबाग रेलवे स्टेशन, छोटा इमामबाड़ा, जामा मस्जिद, पिक्चर गैलरी लखनऊ, बड़ा इमामबाड़ा, बनारसी बाग, मोती महल, रूमी दरवाज़ा, रेसिडेंसी संग्रहालय और कालका बिंदादीन। ठीक है, प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट, लाल बरादरी और बटलर पैलेस, लाल पुल, छत्तर मंजिल, अकबरी दरवाज़ा, शेर दरवाज़ा, ये सभी आपके लखनऊ में है। इसके बाद आता है हरदोई। हरदोई में हरदोई पर्यटन, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, शरणब देवी मंदिर, ठीक है, सर्वोदय आश्रम, टडियावा। ठीक है, ये सभी आपके हरदोई में पर्यटक स्थल हैं। इसके बाद है इसके साथ साथ विक्टोरिया भवन, सहकरा शंकर मंदिर, गांधी भवन, हत्यारण तीर्थ, ये भी आपके हरदोई में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आता है कौशाम्बी में शीतला देवी मंदिर, एक पर्यटक स्थल है कौशाम्बी में आपका। बुलंदशहर में आपका बैलोन मंदिर, कर्णवासा, अहर, सिकंदराबाद। ठीक है, ये सभी आपका बुलंदशहर में है। इसके बाद आता है कानपुर। कानपुर में कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं आपके? राधा कृष्ण मंदिर, कानपुर संग्रहालय, फूलबाग, ये सभी आपके कानपुर में स्थित हैं। इसके बाद आपके मंदिर पुरातत्व स्थान स्मारक, ये आपके मैं एक वन लाइन में ही आपके लिए लेकर आया हूँ, यानी कि एक तरीके से। ठीक है, हम देखेंगे इसमें मंदिर पुरातत्व स्थान स्मारक साइट सभी से देखेंगे। और ताजमहल आगरा में है, फतेहपुर सीकरी ये भी आपका आगरा में है, आगरा का किला ये भी आपका आगरा में है, अकबर का दरबार मकबरा, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, और तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर, ये सभी आपको मैंने उस सारणी में करा दिए हैं। उस सारणी को अब आपने कर लिया, यानी कि ये जो मैंने दे रखी है, जैसे कि एक स्थान दे दिया, एक जिला दे दिया, और उसके सभी वो करा दिए मैंने जितने पर्यटक स्थल हैं, तो ये सभी जो हैं आपके उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि देखो एक सभी उसमें देखने को मिलेंगे। चुनर का किला वाराणसी, दामों की स्पोत ये आपका वाराणसी में, हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ में, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, विक्टोरिया मेमोरियल ये भी लखनऊ में है। ठीक है, बाकी बिहारी मंदिर ये वृंदावन में है, झांसी का किला झांसी में है, जामा मस्जिद जौनपुर में है। ठीक है, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में है, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से अब आपका अगला टॉपिक आता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव। ठीक है, अभी इन्हें देखेंगे हम। मेले का नाम और सामने उसका स्थान का नाम होगा, कहाँ लगता है वो। रामनवमी का मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में। ठीक है, शंकरी देवी का मेला सहारनपुर में, गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर में लगता है, राम बारात मेला ये आपका आगरा में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में, इसके श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में, सोरो मेला कासगंज में, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में, रामायण मेला चित्रकूट में। ठीक है, ये आपका प्रसिद्ध मेला है चित्रकूट में रामायण मेला। कैलाश मेला आगरा, प्रतिवर्ष सावन के तीसरे सोमवार को ये लगता है कैलाश मेला आगरा में। ठीक है, परिक्रमा मेला अयोध्या में, कबीर मेला मगहर संत कबीर नगर में लगता है, देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है, कालिंजर मेला आपका बांदा में लगता है। ठीक है, बाल सुंदरी देवी मेला ये अनूप शहर में लगता है, गोला गोकर्ण नाथ मेला यहाँ आपका लखीमपुर खीरी में लगता है,
ढाई घाट मेला ये आपका शाहजहाँपुर में लगता है। ठीक है। मकनपुर मेला ये आपका फर्रुखाबाद में लगता है। देव मेला बाराबंकी में लगता है। नौचंदी मेला ये आपका प्रसिद्ध मेला है। नौचंदी मेला गढ़मुक्तेश्वर मेला ये आपका नौचंदी मेला जो है आपका मेरठ में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला ये आपका हापुड़ जिले में लगता है। ये आपके दो प्रसिद्ध मेले हैं जो आपके बहुत बार एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है। कुंभ प्रयाग ये आपको पता ही है, कुंभ मेला आपका प्रयाग में लगता है। और आप ये बताएंगे कि कुंभ कितने साल में एक बार लगता है। ठीक है। बटेश्वर मेला ये आपका आगरा में लगता है। ठीक है। इस प्रकार से आपके कंपिल मेला बांदा में, सैयद सरलाल मेला बहराइच में, नवरात्रि मेला आगरा में, गोविंद साहब मेला यहाँ आपका अतरौलिया आजमगढ़ में लगता है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम प्रमुख महोत्सव। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपको क्लास, इसके कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाने हैं, बैठ के एक बार अच्छे से इस क्लास को देख लेना है। ठीक है। और इस क्लास का रिवीजन आप 2 से 3 बार जहां आपने रिवीजन कर लिया तो ये क्लास आपसे कहीं बाहर नहीं जाने वाली। ठीक है। पूरा यूपी जी का आपका कवर ऐसा हो जाएगा कि आप 4 से 5 नंबर का जितना भी एग्जाम में आएगा हर एक क्वेश्चन को फोड़ कराओगे। ठीक है। अब देखेंगे हम प्रमुख महोत्सव। आयुर्वेद महोत्सव यहाँ आपका झांसी में होता है। आगरा महोत्सव आगरा में। बेठुरगंगा महोत्सव कानपुर में। ठीक है। बरोड़ा महोत्सव वाराणसी में। काजली महोत्सव महोबा में। होली का महोत्सव ये आपका मथुरा में है। ठीक है। डंडे से होली, डंडे वाली होली है, लठमार होली जिसको कहा जाता है, ये भी आपकी मथुरा में होती है। त्रिवेणी महोत्सव इलाहाबाद में होता है। गंगा महोत्सव वाराणसी में होता है। वाराणसी पर्यटन उत्सव यहाँ को वाराणसी में। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में। महत्वपूर्ण याद करने योग्य बातें हैं कुछ जो मैं इसमें लिख कर लेकर आया हूँ। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है। ठीक है। सर्वाधिक मेले जो आपके मथुरा में लगते हैं 86, कानपुर हमीरपुर में 79, झांसी में 78, आगरा में 72, फतेहपुर में 70। ये भी आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, उत्तर प्रदेश में लगते हैं। और सबसे अधिक जो मेला लगते हैं मथुरा जिले में लगते हैं। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पर्यटक विभाग द्वारा प्रतिवर्ष लखनऊ, आगरा तथा वाराणसी नगरों में महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके बाद है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल महोत्सव, यानी कि आपसे बहुत बार एग्जामों में ये भी पूछा जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा महोत्सव है, कौन सा उत्सव है, तो सुलह-कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, आगरा में। अयोध्या परिक्रमा का आयोजन राम जन्मभूमि अयोध्या में किया जाता है। उत्तर प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला प्रयाग में लगता है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले पीलीभीत जिले में लगते हैं। ठीक है। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, पीलीभीत जिले में, और सबसे ज़्यादा मेले आपके मथुरा जिले में लगते हैं। ठीक है। दादरी के पशु मेले का आयोजन बलिया जिले में किया जाता है। इसके बाद आ गई आपकी उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ इस प्रकार से हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ बुक्सा जनजाति, थारू जनजाति, राजी, जौनसारी, खरवार, महिगीर, गोड़, राजगोड़, सहरिया, पहरिया, बेगा या बोगा, पंखा, ओझा, धुरिया, नायक, पाथारी, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया, ये सभी जो जनजातियाँ हैं आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। ठीक है। एक बार और पढ़ लेंगे इनको, बुक्सा, थारू, राजी, यानी कि ना 1 से 2 बार जब पढ़ लोगे आप तो ऐसे दिमाग में ध्यान आ जाएंगी, तो ऑप्शन में जब आपको दिखेंगी तो यही सब तो दिखेंगी, तो इनको टिक करना है बस। ठीक है। बुक्सा, थारू, राजी, खारवार, ठीक है, पंखा, बेगा, बोगा, ओझा, नायक, अगरिया, पटारी, चोरो, भुइया, ये सभी जनजाति जो हैं आपके उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नाट्य संस्थाएं, प्रमुख लोक नृत्य और लोकगीत, ये सभी आप पढ़ेंगे आप। तो उत्तर प्रदेश की जो नाट्य अकादमी है भारतीय जन नाट्य अकादमी, ये आपकी आगरा में है। साधना नाट्य अकादमी
कला केंद्र ये आपका गाजियाबाद में है, यायावर आपका लखनऊ में है, नेहरू बाल भवन ये आपका, नेहरू बाल भवन कहाँ है आपका, इलाहाबाद में है, अभिनय ज्योति ये आपका वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य देखेंगे अब हम, जो फोल्क डांस होते हैं उत्तर प्रदेश के, तो दीपावली नृत्य, कार्तिक गीत नृत्य, चरकुला, रासलीला, छोलिया, ख्याल, जोगनी, ये सभी, नटवीरा, नौटंकी, पाई डंडा नृत्य, राई नृत्य, दादरा, धोबिया राग, सरिया, कर्मा नृत्य, ये सभी आपके जो हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और कुछ इनमें से जो मुख्य नृत्य हैं जिनकी आपसे जो वन लाइनर क्वेश्चन में आपको मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से इन नृत्यों से भी अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बड़े एग्जामों में, जैसे कि आरओ का एग्ज़ाम है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, और आपको देखने को मिल रहा होगा कि हर परीक्षा में आपका अपडेट वर्जन पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो मैं आपको कोई कमी नहीं छोड़ूंगा इस वीडियो में। तो इसमें आगे देखेंगे हम जो दीपावली नृत्य है, तो ये बुंदेलखंडी अहीरों द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रज्वलित दीपों को स्वर पर रख के किया जाता है। ठीक है, और कार्तिक गीत नृत्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। इसके बाद आता है चरकुला नृत्य। यह नृत्य ब्रजभूमि के रथ के पहिए पर अनेक घड़ों को रखकर किया जाता है। इसमें ब्रजभूमि का घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रजभूमि में से घड़ा नृत्य भी कहा जाता है किसको, चरकुला को। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है कि घड़त नृत्य किस नृत्य को कहते हैं, चरकुला नृत्य को। ठीक है, रासलीला, इस रासलीला नृत्य जो है इस राज्य में की गई रासलीला को ब्रज रासलीला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी। तो यानी कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो ब्रज क्षेत्र में उत्पन्न हुई है वो कौन सी लीला उत्पन्न हुई है, रासलीला नृत्य। ठीक है, यह एक नाट्य रूप है, अब कई राज्यों में इसे किया जाता है। छोलिया नृत्य जो है इसमें राजपूतों द्वारा प्रचलित इस नृत्य गीत को प्रस्तुतिकरण तलवार और ढाल से किया जाता है। इस गीत में नृत्य को विवाह के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है। किसे, विवाह के शुभ। छोलिया जो नृत्य है इसको कब आयोजित किया जाता है, गीत नृत्य विवाह के शुभ अवसर पर। ठीक है, ख्याल नृत्य आ गया आपका। ख्याल उत्तर प्रदेश का एक और लोक नृत्य है जो कई अन्य राज्यों में एक साथ लोकप्रिय है। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद आती है उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति। तो जोगनी संस्कृति जो है आपकी कला, ये आपके अवध क्षेत्र में पुरुष नृत्य द्वारा रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप में किया जाता है। ठीक है, नटवरी कला हो गई। ठीक है, यह हीरो यादवों द्वारा की जाती है नटवरी कला। ठीक है, नौटंकी कला यह है, नौटंकी लोकगीतों और लोक गीतकों के नृत्य के साथ मिश्रित पौराणिक नृत्यों के रूप में युक्त है। ठीक है, नौटंकी नृत्य कई बार नौटंकी कलाकारों को उन परिवारों से है जो पीढ़ियों से इस पेशे में ही हैं। पाईडंडा नृत्य ये गुजरात की दांडिया के समान है, यानी कि दांडिया नृत्य के समान कौन सा नृत्य है, पाईडंडा नृत्य। ठीक है, राई नृत्य ये बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी पर। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, राई नृत्य। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दादरा नृत्य, दादरा उत्तर प्रदेश का अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है। मुख्य रूप में यह नृत्य गुप्त और यौन सुख के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, कौन सा, दादरा नृत्य। इसके बाद है धोबिया राग। धोबी जनजाति द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है धोबिया राग। सायरा है बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटने पर किया जाता है सायरा नृत्य। ठीक है, कर्मा नृत्य यह मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में कोल जनजाति द्वारा स्त्री और पुरुषों द्वारा सांस्कृतिक रूप में किया जाता है। ठीक है, संयुक्त रूप में किया जाता है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के लोकगीत। उत्तर प्रदेश के लोकगीत कौन से हैं, रसिया लोकगीत, सोहर लोकगीत, कहारवा लोकगीत, चेता, चंतियानी, चानायानी, नौका धंकड़ झक्कड़, आला, बंजारा और नजावा। इसके बाद है काजली और कजरी और जरेवा और सदा, बजरा, संगरा, ढोला, रसिया लोकगीत। ठीक है,
उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि में गाया जाता है। सोलहर लोकगीत ये उत्तर प्रदेश में जन्म की खुशी में गाया जाता है। कौन सा? सोलहर। करहबा ये विवाह समारोह में गाया जाता है। और इसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य चेत्ता, ये फागुन पूर्णिमा को से चैत पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं चेत्ता लोकगीत। इसके बाद है चैत्यानी, यह एक प्रकार का नृत्य संगीत है। ठीक है, इस प्रकार से आला उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है किसमें? आला में। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके मोस्ट थे जो मैंने आपको करा दिए। ठीक है, अब आते हैं उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे, यानी कि उत्तर प्रदेश जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अब मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो हवाई अड्डे हैं पहले, फिर उनका स्थान है। तो लाल बहादुर सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये आपका वाराणसी में है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह, ये अमौसी हवाई अड्डा इसे कहा जाता है, ये लखनऊ में है। और सरसावा हवाई अड्डा ये सहारनपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा ये आपका गाजियाबाद में है। चकेरी हवाई अड्डा ये आपका कानपुर में है। बमरोली ये आपका इलाहाबाद में है। इसके बाद फैजाबाद एयरपोर्ट ये आपका फैजाबाद में है। ललितपुर आपका हवाई अड्डा कहाँ है? आपका ललितपुर में है। और खेरिया हवाई अड्डा आपका आगरा में है। बाबा गोरखनाथ गोरखपुर में है। ठीक है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाबा गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर में है। नागरिक हवाई उड्डयन नवाई यानी कि नागरिक हवाई अड्डा कहाँ है? आपका कानपुर में है। झांसी हवाई अड्डा आपका भारतीय सेना का एयरपोर्ट भी है, ये आपका झांसी में है। ठीक है, बरेली हवाई अड्डा बरेली में है। आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा, कल्याणपुर हवाई अड्डा भी इसको कहा जाता है, यहाँ आपका कानपुर में है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ये आपका रायबरेली में है। बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट ये भी आपका बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, ये आपका मेरठ में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका कुशीनगर में है। इसके बाद है एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल, ये आपका सेफई इटावा में है। इसके बाद है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये प्रस्तावित है, आगरा में ये बनेगा। जेवर हवाई अड्डा निर्माणाधीन है, ये गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है। इसके बाद देखेंगे हम अगला जो टॉपिक होने जा रहा है वो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे रिलेटेड रहेगा आपका, उनकी लिस्ट आएगी आपके सामने। ठीक है, नाम और उनका कार्यकाल। गोविंद बल्लभ पंत ये 26 जनवरी 1950 से आपके 27 दिसंबर 1954 तक रहे, यानी कि मैं डेट नहीं बताऊंगा, मैं केवल ऐसा बताऊंगा कि आपको केवल सन याद रहे। गोविंद बल्लभ पंत 1950 से 1954। संपूर्णानंद आए दूसरे नंबर पर, ये आपके 54 से 60 तक रहे। चंद्रभानु गुप्ता ये आपके 60 से 63 तक रहे। सुचेता कृपलानी पहली महिला, ये 63 से 1963 से 1967 के बीच रही हैं, पहली महिला सुचेता कृपलानी। इसके बाद है चंद्रभानु गुप्ता, ये 1967 से यानी कि 14 मार्च को बने थे और 2 अप्रैल को ये अपने पद से निर्वस्त हो गए थे, यानी कि पद से हटा दिए गए थे या हट गए थे, जो भी हुआ, मतलब ये कुछ ही दिनों के लिए थे, कार्यवाहक होंगे। इसके बाद है चौधरी चरण सिंह, 3 अप्रैल 1967 को ये बने थे और 25 फरवरी 1968 तक ये रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा है आपका 1968, यानी कि 25 फरवरी 1968 को लगा था, 68 को, और 69 तक चला था, 26 फरवरी तक। ठीक है, चंद्रभानु गुप्ता देखो फिर बन गए 1969 में 1970 तक। चौधरी चरण सिंह फिर बने 1970 में, यानी कि 18 फरवरी को बने और 1 अक्टूबर को ये पद से हट गए। इसके बाद है राष्ट्रपति शासन फिर लगा था 1970 में, 1970 में ही ये हट गया था, 18 दिन के लिए लगा था। त्रिभुवन नारायण सिंह ये बने 1970 से 1971। कमलापति त्रिपाठी ये बने थे 1971 से 1973 तक। राष्ट्रपति शासन फिर लगा आपका 73 यानी कि 12 जून से 8 नवंबर तक। हेमवती नंदन ये कब बनी थी? 1973 से। हेमवती नंदन बहुगुणा ये बने थे 1973 से 1975 तक। राष्ट्रपति शासन लगा फिर देखो 1975 से 1976 तक। इसके बाद है नारायण दत्त तिवारी ये कब बने थे? 1976 से 1977 तक, नारायण दत्त तिवारी। राष्ट्रपति शासन लगा था फिर 77 में भी लगा देखो राष्ट्रपति शासन। फिर राम नरेश यादव बने 77 से 89 तक। बनारसी दास बने हैं आपके 89 से 80 तक। राष्ट्रपति शासन फिर लगा 80 में।
विश्वनाथ प्रताप सिंह 9 जून 1980। तो इसमें मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दूं, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आपका, यानी कि पहले कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत, ये आपके 1950 में बने थे, 54 तक रहे थे। ठीक है, इसके बाद जो रही हैं आपकी, जो थी मैंने बताया था आपको, सुचेता कृपलानी जी। ठीक है, सुचेता कृपलानी जी पहली महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की और भारत की भी। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूं आपको लास्ट। ठीक है, सेकंड लास्ट थे आपके, कौन थे, अखिलेश यादव जी। ठीक है, अखिलेश यादव थे, ये 2012 से 2017 तक इनका कार्यकाल रहा, फिर बने हैं आपके योगी आदित्यनाथ, 19 मार्च 2017 से अब तक पद पर हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अगला टॉपिक, उत्तर प्रदेश की जलवायु। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है, क्लाइमेट, इसको देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश का वातावरण मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय है। ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय है। इसके बाद है, हालांकि स्थान और मौसम के साथ साथ मौसम की स्थितियाँ काफ़ी बदलाव आया है। तापमान मई और जून में औसत तापमान ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये 12.5 से 17 डिग्री जनवरी में रहता है, और 8 मई 1958 को राज्य में दर्ज उच्चतम तापमान गोंडा में 49.9 डिग्री सेल्सियस नापा गया था। ठीक है, राज्य में वर्षा पूर्व में तो होती है 1000 से 2000 mm। ठीक है, और पश्चिम में होती है ये, यानी कि 600 से 1000 mm, यानी कि पूर्व में तो होती है 39 से 79 इंच, और पश्चिम में होती है आपकी 24 से 39 इंच तक। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून में लगभग 90% बारिश होती है। ठीक है, जो जुलाई से सितंबर तक रहता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वर्षा की 3 ऋतु हैं, वर्ष में 3 ऋतु घटित होती हैं, यानी कि आपसे पूछ लिया जाएगा उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक आती है, मार्च से जून तक। वर्षा ऋतु कब से कब तक मानी जाती है, जुलाई से सितंबर तक। और शीत ऋतु कब से मानी जाती है, अक्टूबर से फरवरी तक। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें से कौन सी ऋतु अब चल रही है। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है इसमें, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं, आपको इतने डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इसमें आता है उत्तर प्रदेश का परिवहन संचार उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत, यानी कि उत्तर प्रदेश का परिवहन जो है कब प्रारंभ हुआ था, 15 मई 1947 को। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है उत्तर प्रदेश में, 8483 किलोमीटर, यानी कि 8483 किलोमीटर। इसके बाद है, इस संदर्भ में प्रथम स्थान पर है भारत में जो प्रथम स्थान पर है राष्ट्रीय राजमार्गों में, वो आपका उत्तर प्रदेश है। तो आपने अभी तक ऐसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में। ठीक है, और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर रिवाइज करिएगा। ठीक है, कम से कम मिनटों में मैं आपको पूरा यूपी जीके कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो नॉन स्टॉप में कराया जा रहा हूँ इसलिए। तो आगे देखेंगे हम, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के हिसाब से राजस्थान पहले स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, लंबाई के हिसाब से। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको बता दूं, हाँ, उत्तर प्रदेश में राज्य परिवहन निगम का गठन कब किया गया था, तो 1 जून 1972 को किया गया था। लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंधित है, यानी कि लखनऊ योजना का संबंध जो है किससे है, सड़कों के विकास से। यमुना एक्सप्रेस वे एवं ताज एक्सप्रेस वे जिसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा जिले से होकर गुजरता है। ठीक है, 165.53 किलोमीटर लंबा है, ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है। ठीक है, कौन सा मार्ग, ये होता है यमुना एक्सप्रेस वे। ठीक है,
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ तक निर्मित किया जाएगा। ठीक है, 6 लेन एक्सप्रेसवे। ठीक है, इसके बाद हाँ यहाँ देखो कि रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, सूचना एवं संचार के ये मैं एक तरीके से इसके क्वेश्चन बना कर लेकर आया हूँ, यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल उन्हें पढ़ो इसमें, क्योंकि ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है परिवहन, पर इसके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 9077 किलोमीटर, जो कि देश में सर्वाधिक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई थी। ठीक है, 1859 में, ये देख लेना सन। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1859 में इलाहाबाद से कानपुर, ये अंग्रेजों ने चलाई थी। ठीक है, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद है 2003 में इलाहाबाद को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया है। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है इलाहाबाद को बनाया गया कब? 2003 में। उत्तर प्रदेश में कुल 9 रेल प्रभाग हैं। ठीक है, डीजल रेल इंजन बनाने वाला कारखाना कहाँ है? मधुवांडी यानी कि वाराणसी में है। लालगंज रायबरेली में रेलवे की सवारी कोच का निर्माण किया जाता है। ठीक है, मुगल सराय में भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड स्थित है। ठीक है, मुगल सराय एशिया का सबसे बड़ा विद्युत लोकेशेड भी है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, अब आ गए आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। ठीक है, इन्हें देखेंगे हम। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपका जल परिवहन रह गया, सॉरी, ये जल परिवहन को और पढ़ लेते हैं हम। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। यह गंगा नदी से गुजरता है। ठीक है, इस जलमार्ग की लंबाई जो है 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार देखेंगे अब, यानी कि देखो बीच बीच में हेडिंग आ गई है, कोई बात नहीं, वायु परिवहन भी रह गया था। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन परीक्षण केंद्र यहाँ का बमरौली इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्मारक महत्व वायुसेना का हवाई अड्डा है, यानी कि सामरिक महत्व का वायुसेना का हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में है। सोनभद्र जिले में आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा निजी हवाई अड्डा बनाया गया है। ठीक है, झांसी एयरपोर्ट भारतीय सेना का एयरपोर्ट है। इसके बाद है भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी का तालाब लखनऊ में भी स्थित है। ठीक है, कुशीनगर हवाई अड्डा प्रस्तावित है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के पार्क एवं सिटी संचार व्यवस्था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो सूचना एवं संचार में हम देखेंगे, तो इसमें देखेंगे हम भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। आपके जो क्षेत्र का एक पिन कोड होगा उसकी जो शुरुआत हुई थी आपकी 1972 में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 18 फरवरी 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हवाई डाक का प्रारंभ हुआ थी। ठीक है, भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ 1854 से आगरा से एवं कोलकाता के मध्य हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री स्थित है, कहाँ है वो? रायबरेली में। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रण गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विचार उत्तर प्रदेश के किन 2 पारंपरिक अधिकारी दूरी वाले जनपदों में है? तो नोएडा से गाजीपुर, ये महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रण। ठीक है, उत्तर प्रदेश योजना का संबंध किससे है, यानी कि जो लखनऊ योजना है इसका संबंध किससे है? सड़क से। राज्य में ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आरंभ होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बमरौली
इलाहाबाद प्रयागराज में, ठीक है। वाराणसी स्थित हवाई अड्डे का क्या नाम है? बाबतपुर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पर गोरखपुर में है। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर भी करा दिए हैं। उत्तर प्रदेश रेलवे की किस सहयोग से बहुत एक्सप्रेस वे आरंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश बिहार सरकार के। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किस रेलवे का है? तो उत्तरी पूर्वी रेलवे का। उत्तर प्रदेश की राज्य सड़क परिवहन निगम गठन कब किया गया है? 1970 को। ग्रामीण संचार सेवक योजना किस वर्ष लागू की गई है? 2002 में। उत्तर प्रदेश में कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं? स्थापित 3117। एडवांस लेवल यानी कि TTC किस नगर में स्थापित है? गाजियाबाद में। डाकघरों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 17,627। डाक लाने और पहुंचाने के अलावा डाकघर द्वारा कौन सा कार्य संपन्न किया जाता है? मनी ऑर्डर, बैंकिंग, बीमा, ठीक है। किस नगर में पोस्टल स्टाफ कॉलेज इंडिया PSCI स्थापित है? गाजियाबाद में। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना 2000 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में पिन कोड की प्रणाली की शुरुआत अंक क्या है? 2, ठीक है। आपके पिन कोड में भी 2 जरूर देखने को मिलेगा शुरुआती अंक। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए किस वर्ष पिन कोड की शुरुआत कब की थी? 1972 में। स्पीड पोस्ट सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1986 में। इसके बाद देखेंगे हम किस नगर में विदेशी उप डाकघर स्थापित है? नोएडा में, ठीक है। मार्च 1884 में किन नगरों के मध्य तार संदेश भेजने जाने के साथ तार सेवा की शुरुआत की गई थी? आगरा से कोलकाता के बीच। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? 1997 में। फुर्सतगंज हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? रायबरेली। खैरिया हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? आगरा में। इसके बाद है सरसावा हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? सहारनपुर में। सरसावा सहारनपुर, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लेंगे। गोरखपुर गाजीपुर वाराणसी के मध्य कौन सा राज्य मार्ग गुजरता है? तो ये NH-29 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे 29। उत्तर प्रदेश के किस नगर में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है? गोरखपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 8,926 किलोमीटर। इलाहाबाद में स्थित उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कब बना था? ये 2003 में, ठीक है। किस नगर को हवाई अड्डा विश्वविद्यालय स्थापित है? यानी कि किस नगर में हवाई अड्डा विश्वविद्यालय स्थापित है? इलाहाबाद में। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-91 किन राज्य नगरों से होकर गुजरता है? गाजियाबाद, कानपुर। डीजल लोकोमोटिव बक्स कहाँ स्थित है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में शासन में सड़क परिवहन और अधिनियम 1950 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में राजकीय रोडवेज कब उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन के नाम से गठित किया गया है? तो ये 1972 में। उत्तर प्रदेश के राज्य सड़क परिवहन महाराजगंज को कितने क्षेत्रीय भागों में बांटा गया है? 8। उत्तर प्रदेश में कितने नगरों और महानगरों में बस सेवा का संचालन होती है? तो 9 में, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के वन संसाधन वर्ष 1998 में राष्ट्रीय वन नीति लागू होने के साथ ही 1998 में उत्तर प्रदेश वन नीति लागू हुई, ठीक है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में वन, यानी कि ये क्वेश्चन शुरू हो गए हैं आपके उत्तर प्रदेश के वन संसाधन से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के वन संसाधन वन नीति कब शुरू की गई है? 1998 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब हुई है? 1974 में। उत्तर प्रदेश में अधिक वनावरण वाला क्षेत्र कौन सा है? सोनभद्र। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाला क्षेत्र कौन सा है? जिला संत कबीर दास नगर, ठीक है। इसके अधिकतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? घटते क्रम में सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, ठीक है।
इसके बाद है न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है बढ़ते क्रम में, संत कबीर नगर, मैनपुरी, देवरिया। ठीक है। अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं बढ़ते क्रम में, संत कबीर नगर, मऊ, संत कबीर नगर। ठीक है। बिरोजा और तारपीन का तेल प्राप्ति चीड़ वृक्ष के राल से होता है। ठीक है। कत्थे की प्राप्ति खैर वृक्ष से होती है। ठीक है। बीड़ी बनाने के लिए तेंदु वृक्ष के पत्तों का उपयोग किया जाता है। रेलवे लाइन के स्लीपरों और इमारती लकड़ियों के रूप में साल, चीड़, देवदार और सागौन वृक्षों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना वर्ष 1976 में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में वनों को 1935 में राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया था। तो यानी कि वनों को राष्ट्रीय संपत्ति कब घोषित किया गया, 1935 में। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ जुलाई 1952 से हुआ। 2007 और 2008 में ऑपरेशन ग्रीन संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। इसके बाद आती हैं उत्तर प्रदेश की वनस्पति, उत्तर प्रदेश की फल। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 20 फल पट्टी संचालित हैं। लंगड़ा आम मुख्यतः वाराणसी में पैदा होता है। नवाब ब्रांड का आम उत्तर प्रदेश के उत्पादित आमों में अन्य प्रदेशों में प्रचलित किया जाता है। आंवले के उत्पादन के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन आगरा है। ठीक है। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है। ये सभी आपके फलों से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। इसके बाद देखेंगे हम उत्तर प्रदेश में मृदा एवं खनिज। मृदा एवं खनिज से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आप इसमें देखेंगे। भवर क्षेत्र की मृदा कंकरी पथरीली होती है। गंगा के विशाल मैदान का निर्माण प्लेटोसीन युग से आज नदियों के निष्पेक्ष से हुआ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन मोस्ट है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जलोढ़ प्रकार की। ठीक है। नवीन प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को खांगर बांगर के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण पंख, कीचड़ और बालू से होता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना रसायन की प्रचुर मात्रा रहती है। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव तत्वों की कमी रहती है। यानी कि किस चीज़ की कमी रहती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्व की। मृदा और खनिज जैव पदार्थ, जल तथा वायु, चार प्रमुख घटक लवणीय सामान्यतः ऊसर, बंजर, कल्लर और रेह नाम से जाना जाता है। बिंद सैलों के टूटने से लाल मृदा का निर्माण हुआ। यानी कि लाल मृदा का निर्माण कैसे हुआ, बिंद सैलों के टूटने से। उत्तर प्रदेश में मरुस्थलीय मृदा भी पाई जाती है पश्चिमी जिलों में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन से मृदा अपरदन अधिक होता है। ठीक है। ठीक है। परत अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। किसान की मौत किसे कहा जाता है, परत अपरदन को। प्रदेश में इटावा जिले में अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक वायु अपरदन होता है। ठीक है। इस प्रकार से आगे देखेंगे हम उत्तर प्रदेश के खनिज एवं संसाधन। ठीक है। उत्तर प्रदेश के खनिज एवं संसाधन देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन के बारे में विस्तृत जानकारी हम अब देखेंगे। उत्तर प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर खनिजों की खोज उनके आर्थिक दृष्टि के उपयोग से भंडारों के मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। पहली खनिज नीति उत्तर प्रदेश की कब घोषित की गई थी, 1998 में। इसके तहत 10 जिलों में खनिज बहुल्य क्षेत्र घोषित किए गए थे। इलाहाबाद, बांदा, झांसी, ललितपुर, महोबा, जालौन, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में खनिज अवशोषण कार्य मुख्यतः प्रदेश के दक्षिणी जिलों में सीमित है। ठीक है। इसमें देखेंगे हम कौन सा चूना पत्थर। उत्तर प्रदेश चूना पत्थर संचित भंडार की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। ठीक है। सीमेंट श्रेणी का चूना पत्थर मुख्यतः रूप से मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। ठीक है। सोनभद्र जिले में ये पाया जाता है। डोलोमाइट यह खनिज मिर्ज़ापुर, बांदा एवं सोनभद्र जिले में पाया जाता है। ठीक है।
इसके बाद है कोयला। कोयला का भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 8वां स्थान है, यानी कोयले में भंडारण की स्थिति में कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का? 8वां। कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के खनिज उत्पादन मूल्यों में लगभग 44% हिस्सा जो है आपका कोयले का है। रॉक फास्फेट ये उत्तर प्रदेश के बांदा और ललितपुर में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। ग्रेफाइट उत्तर प्रदेश में हमीरपुर ज़िले में। सिलिका बालू इलाहाबाद ज़िले में। ठीक है। इसके पायरोफ्लोराइड ये आपकी झांसी ललितपुर महोबा में। ठीक है। इसके बाद आता है पोटास लवण, ये आपका उत्तर प्रदेश के कानपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद एवं वाराणसी जिलों में प्राप्त किया जाता है। डैश पर ये आपका महोबा ललितपुर में पाया जाता है। इसके बाद आता है आपका यहाँ आपके इमारती पत्थर। ये आपके इमारती पत्थर जो है मिर्ज़ापुर और चुनार से प्राप्त होते हैं। इसके बाद चूना पत्थर ये आपके सिंगरौली सोनभद्र से कोयला पाया जाता है और सोनभद्र में चूना पत्थर भी पाया जाता है। सोना सरदा और रामगंगा के रेत में। ठीक है। इसके बाद है हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर, तांबा ललितपुर, यूरेनियम ललितपुर, संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र, जीवाश्म झांसी, जिप्सम जो है आपका झांसी और हमीरपुर में, सैंडस्टोन मिर्ज़ापुर, डैश पर झांसी महोबा ललितपुर, कांच बालू लालपुर इलाहाबाद में। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ आपके सभी खनिज उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम उत्तर प्रदेश के पार्क एवं सिटी और केंद्रीय विद्यालय। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 45 केंद्रीय विद्यालय हैं। इनमें से 40 केंद्रीय विद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और कृषि मंत्रालय और अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यह भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है जो भारत का है सबसे यानी कि सबसे पुराना तो है ये उत्तर प्रदेश का, और चौथा सबसे पुराना है भारत का। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में 1920 में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित हुआ था 1996 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 ईस्वी में इलाहाबाद में बना था। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में 2013 में बना था। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में 2014 में बना था। इसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश के पार्क। उत्तर प्रदेश के पार्क भी देखेंगे हम जल्दी। उत्तर प्रदेश के पार्क हैं नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये आपको उन्नाव में है आपका। एयर रेल एवं होजरी पार्क यहाँ आपका कानपुर में है। ट्रेनिंग सिटी गाजियाबाद में है, गाजियाबाद में भी, कानपुर में भी है। निकिटा सिटी ये कानपुर और उन्नाव के बीच है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम प्लास्टिक सिटी आपकी कानपुर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में, ट्रांस सिटी ग्रेटर नोएडा में, साइबर सिटी कानपुर। ठीक है। ये मेमोरियल लैब लखनऊ में, हेरिटेज सिटी आगरा में, इको नॉलेज पार्क ये इलाहाबाद में भी है आपका, ट्रैफिक पार्क कानपुर में है। ठीक है। इस डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क आपका लखनऊ में है। इस प्रकार से आपके एग्रो पार्क वाराणसी में है। ये जो मोस्ट से सही मैंने आपको करा दिए। ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास ये आपका कानपुर में है। कांसी राम ग्रीन इको गार्डन ये आपका लखनऊ में है। लोहिया पार्क आपका लखनऊ में है। ठीक है। ये सभी आपको मैंने करा दिए। ठीक है। इसके बाद आता है वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार कौन कौन से हैं इनको देख लेंगे एक ही निगाह में। चंद्रप्रभा वन्य जीव ये आपको उत्तर प्रदेश में है। किशनपुर ये भी आपको उत्तर प्रदेश में है। कतरनिया वन्य जीव ये भी आपको उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर, महावीर, चंबल, कैमूर, हसीनापुर, सुहागरी, सोहलेवा, कछवा, पीलीभीत ये सभी आपके उत्तर प्रदेश की जो है टाइगर रिजर्व है। ठीक है। चंद्रप्रभा वन्य जीव यहाँ पर चंदौली में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 8700, इसकी स्थापना
1975। ये सभी आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो आपके ये सभी जो हैं आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा, किशनपुर, कतरनिया, रानीपुर, महावीर, चंबल, कैमूर, हसीनापुर, सोहागी, कछवा, पीलीभीत, ये सभी आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये सभी आपको डिटेल में पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और आपको पढ़ने भी हैं तो आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको लगता ही है इससे क्वेश्चन आएगा, तो आप इनको पढ़ें, वो भी PDF से। ठीक है, आपको जो कांस्टेबल के UPSI के एग्ज़ाम में ये नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योग। तो उत्तर प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योग से पहले आपके पक्षी विहार देख लेंगे हम। नवाबगंज पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, लाख बगोसी पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार, विजयनगर, पार्वती आरंग, समान पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, बघीरा पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार, सूर सरोवर, सुहाताल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सभी पक्षी विहार। नवाबगंज ये आपका उन्नाव ज़िले में है। समसपुर ये आपका रायबरेली में है। लाख बगोसी ये आपका कन्नौज में है। पटना पक्षी विहार ये आपका एटा में है। विजय सागर ये आपका महोबा में है। पार्वती आरंग ये आपका गोंडा ज़िले में है। तो आपका एक ही वीडियो में देखो मैंने आपका UPG के समस्त रिवीजन करा दिया। ये आपका समान पक्षी विहार आपका मैनपुरी में है। और उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार कौन कौन से हैं? ओखला पक्षी विहार ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है। बखीरा ये आपका संत कबीर नगर में है। सांडी पक्षी विहार ये आपका हरदोई में है। ठीक है, आगरा में है आपका सूर सरोवर पक्षी विहार। सुरहताल ये बलिया में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये आपका प्रतापगढ़ में है। ठीक है, आपका जिला और उत्पाद देखेंगे अब हम। आगरा में आपका चमड़ा, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ, यानी कि ये प्रसिद्ध हैं आपके। आगरा में चमड़ा, फिरोजाबाद गिलास और चूड़ी उत्पादन में, मथुरा में बाथरूम फिटिंग, मैनपुरी में तारकासी, अलीगढ़ के ताले और हार्डवेयर, हाथरस के हाउसिंग प्राधिकरण। इसके बाद है एटा में, ईटा नहीं है एटा होगा, एटा में बेल और घंटी, कासगंज में जरी और जरदोजी, इलाहाबाद में फल प्रसंस्करण यानी कि इलाहाबाद का अमरूद, प्रतापगढ़ के फल प्रसंस्करण करौंदा या आंवला, कौसाम्बी में फल प्रसंस्करण केला, आजमगढ़ ब्लैक पाती, बलिया में ये बाली नहीं है बलिया है, बलिया में बिंदी। ठीक है, मऊ में आपका पावर लॉम, बरेली में जरी वर्क, बदायूं में भी जरी वर्क, पीलीभीत में बांसुरी। ठीक है, और शाहजहाँपुर में जरी वर्क, संत कबीर नगर में पीतल पॉट, और पीतल नगरी किसको कहा जाता है? इलाहाबाद को। ठीक है, और अमरोहा की जो ढोलक है उसको GI टैग भी मिला है, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। सिद्धार्थनगर में खाद्य प्रसंस्करण चावल, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, बांदा में सागर पत्थर शिल्प, महोबा में गोरा पत्थर शिल्प, हमीरपुर में जीते, गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण दाल यानी गोंडा में दाल, बहराइच में गेहूं के डंठल, बलरामपुर में खाद्य प्रसंस्करण दाल, फैजाबाद में जाली उत्पाद, बाराबंकी में स्कार्फ, अंबेडकर नगर में पावर लूम, अमेठी में बिस्कुट, सुल्तानपुर में बीम का फर्नीचर, गोरखपुर में टेराकोटा, कुशीनगर में आपका कलाकृति, देवरिया प्लास्टिक के दरवाजे, महाराजगंज में फर्नीचर, और झांसी में मुलायम खिलौने, जालौन में हस्तनिर्मित पत्र, ललितपुर में भगवान कृष्ण मूर्ति, कानपुर नगर में चमड़ा उत्पाद, इटावा में खाद्य प्रसंस्करण, औरैया में देसी घी यानी कि औरैया देसी घी उत्पाद है, फर्रुखाबाद का ब्लैक प्रिंटिंग, कन्नौज में है इत्र, कन्नौज और चिकन इत्र जो है और चिकन जो है कन्नौज का फेमस है। अन्नाब जरी रायबरेली, अन्नाब नहीं उन्नाव होगा है जारी, रायबरेली में वुड क्राफ्ट, सीतापुर में दारी, लखीमपुर खीरी में जनजातीय शिल्प, हरदोई में डेयरी उत्पाद, मेरठ में खेल सामान जो है मेरठ के प्रसिद्ध हैं,
बागपत के हैंडलूम, गाजियाबाद के इंजीनियरिंग सामान, बुलंदशहर के पटारी खुर्जा, गौतम बुद्ध नगर में तैयार मेड उत्पाद, हापुड़ में घर का फर्नीचर, मुरादाबाद में मेटल क्राफ्ट, रामपुर में पेच काम, बिजनौर में लकड़ी नक्काशी, अमरोहा के संगीत वाद्य यंत्र, संभल में हॉर्न एवं हड्डी, मिर्ज़ापुर में दरी और कालीन, सोनभद्र में कालीन, भदोही में दरी और कालीन, सहारनपुर में वुडक्राफ्ट, मुजफ्फरनगर में जगोरी उत्पाद, शामली में हब और धुरी, वाराणसी में रेशम उत्पाद। ठीक है, तो आपकी ये क्लास देखो 90 मिनट में यानी कि 1.5 घंटे में मैंने यूपी जीके को समस्त यूपी जीके का रिवीजन करा दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो दायित्व बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और इस क्लास को 2 से 3 बार आप जब रिवाइज करोगे, कोई देर नहीं लगेगी इसे रिवाइज करने में। ठीक है, आप एग्ज़ाम से पहले इसे 3 से 4 बार क्लास को पूरी को रिवाइज कर लें। ठीक है, आपको यूपी जीके एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका लास्ट तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एग्ज़ाम डे के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। और मैं बता दूं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो @examday78 आप सर्च करोगे तो इसी नाम से आ जाएगा। और आपको जो टेलीग्राम की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही मास्टर वीडियो आपको पॉलिटी की भी और ज्योग्राफी की भी, हिस्ट्री की भी आपको जल्द देखने को मिलेंगी। ठीक है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।